बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिज़िक्स। और आज इस लेक्चर में हम यूनिट 6 फ्लूइड डायनामिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लूइड डायनामिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं जिससे हम आसानी से इसे समझ सकें। आप ये जानते हैं कि मैटर क्या होता है। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो मैटर ही है। मैटर बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक सॉलिड है और दूसरा फ्लूइड है। अब सॉलिड के बारे में अगर हमें जानना पड़े कि सॉलिड क्या है, तो आप कहते हैं वो चीज़ जो अपनी पोजीशन, अपनी शेप को बरकरार रखती है। अगर आप उसकी पोजीशन चेंज करते हो तो पोजीशन चेंज करने से उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता। मान लें अगर ये एक ब्लॉक है, ईंट मान लें, ब्लॉक कंसिडर कर लें। हाँ, ये इस पोजीशन में है। अगर आप इसको वर्टिकल पोजीशन में रखें, इस पोजीशन में, तो इसका शेप यही रहेगी ना, जो इसकी 3D शेप है एज इट इज ऐसे ही रहेगी। यानी पोजीशन चेंज करने से इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर हम कहेंगे ये क्या है, सॉलिड है। अब क्योंकि इसकी शेप चेंज नहीं होती इसलिए ये फ्लो नहीं कर सकता। समझ आई ये बात? तो ये दो बातें इसके साथ बड़ी काम की हैं कि सॉलिड कौन से होते हैं कि जिनकी शेप चेंज नहीं होती। सॉलिड्स whose shape does not change। पहला पॉइंट अबाउट सॉलिड। फिर चूंकि इनकी शेप चेंज नहीं होती तो रिजल्ट क्या निकलता है, ये फ्लो नहीं कर सकते। इस वजह से दे डज नॉट कर सकते, हाँ, दे कांट फ्लो। अगला पॉइंट हम किसके बारे में करते हैं जी, फ्लूइड। कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड को भी ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लें। देखो पानी ले लें, एक गिलास फिल्ड विद वाटर। फ्लूइड का शेप कैसा होगा, जिस तरह की शेप गिलास की है। अगर उसी गिलास की शेप से मुराद आप ये देखो, ग्लास इस टाइप का होता है, जब पानी इसमें डालेंगे तो वो इसी यू शेप टाइप ऐसी शेप अडॉप्ट करेगा। अब अगर हम इसी को किसी प्लेट नुमा चीज में क्या कर दें, उंडेल दें, उसकी शेप भी ऐसी हो जाएगी। तो पता चला कि फ्लूइड ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी शेप बरकरार नहीं रख सकती। तो जो चीज अपनी शेप बरकरार नहीं रख सकती तो ये क्या है, फ्लूइड्स कौन से होते हैं जी, whose cannot can't maintain their shapes। ये अपनी शेप्स को बरकरार नहीं रख सकते। अब जब ये शेप बरकरार नहीं कर सकते तो हम क्या कहते हैं कि
दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। और जो चीज फ्लो करने की एबिलिटी रखती है उसे फ्लूइड कहते हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कि जो चीज फ्लो करती है उसे फ्लूइड कहते हैं, तो हमारे जहन में, बच्चों के जहन में एक चीज आ जाती है कि लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल। हाँ, तो आपने ओनली लिक्विड यानी मिल्क, ऑयल, वाटर, ये सारे क्या हैं? लिक्विड्स हैं। तो ये जहन नहीं बना लेना कि जो फ्लूइड हैं दे आर ओनली लिक्विड, बल्कि गैसेस भी क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, क्योंकि उनका भी शेप बरकरार नहीं होता। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड एक्चुअली कलेक्टिव नेम है फॉर लिक्विड एंड गैसेस। समझ आइए, फ्लूइड में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं जी? फ्लूइड में आपके पास लिक्विड प्लस गैसेस, फ्लूइड में लिक्विड एंड गैसेस दोनों शामिल हो जाएंगी। और हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड, अबाउट फ्लूइड हम स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट आर फ्लूइड्स। अगली बात आती है डायनामिक्स। डायनामिक्स वर्ड यूज्ड फॉर मोशन, यानी डायनामिक्स से मुराद क्या है? मोशन। तो फिर क्या डिफिनेशन बन रही है जी फ्लूइड डायनामिक्स की? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। कि जब आपके पास फ्लूइड मोशन में होगा उस वक्त उसकी प्रॉपर्टीज का मुताला करना क्या कहलाता है? फ्लूइड डायनामिक्स कहलाता है। इसकी डिफिनेशन मैं रिपीट करता हूं, क्या होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। अब ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है ये फिर आगे दो कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। एक आता है एरोडायनामिक, एरो डायनामिक्स, और दूसरा आता है हाइड्रोडायनामिक्स। अब यहां पर एक बात तो क्लियर हो चुकी है, अब फ्लूइड एट रेस्ट भी होता है, फ्लूइड एट रेस्ट भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है जी, या स्टैटिक फ्लूइड कहते हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट बन रहा है कि आप फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। समझ आइए। तो फ्लूइड डायनामिक्स जाते खुद एक्चुअली फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। फ्लूइड डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, और इसको आगे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एरोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। डायनामिक अभी बताया कि क्या होता है? मोशन के लिए ये वर्ड यूज होता है। ये एरो जो वर्ड है, एरो, इट स्टैंड्स फॉर गैसेस, एयर, और हाइड्रो फॉर लिक्विड, फॉर लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि फ्लूइड डायनामिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप गैसेस गैसेस का मुताला करते हैं व्हेन गैसेस आर इन मोशन।
और हाइड्रोडायनामिक्स में क्या होता है? वी विल स्टडी लिक्विड्स व्हेन लिक्विड्स आर इन मोशन। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एक्चुअली स्टडी किया जाता है। अब इसको रिपीट करते हैं ताकि समराइज हो जाए कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of fluid in motion। फ्लूइड डायनामिक्स को दो ब्रांचेस में मजीद डिवाइड करते हैं। एक आता है एरोडायनामिक्स, दूसरा हाइड्रोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स द ब्रांच ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स in which we will study about the properties of gases in motion, and this hydrodynamics the branch of fluid dynamics in which we will study about the properties of liquid in motions। देखो, यहाँ जब आप फ्लूइड स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हमने इस डिस्कशन से जो नतीजा निकाला वो ये था कि फ्लूइड इज द वर्ड यूज्ड कोलेक्टिवली फॉर लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर क्या है? फ्लूइड डायनामिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करोगे तो इसमें आपके पास लिक्विड भी होगा और गैसेस भी होगा। यानी जो प्रॉपर्टीज हम फ्लूइड डायनामिक्स में जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो दोनों के लिए होंगी, लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी। यहां इस यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें दोनों को स्टडी किया जा रहा है, कोलेक्टिवली, सेपरेटली नहीं है कि आप कहें कि ये लिक्विड या गैसेस के लिए, कोलेक्टिवली। ठीक है जी, ये हमारा याद है। अब इसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स में एक टर्म जो यूज होती है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसी की टर्म है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। अब मिसाल है कि इस ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन है रोजमर्रा की, कि एक गिलास में पानी है और एक गिलास में हनी है। आप अगर पानी के गिलास को उंडेलते हैं तो पानी आप देखते हो कि, ठीक है जी, बड़ी तेजी के साथ गिलास से गिरता है। अगर उसकी निस्बत आप हनी से फिल्ड गिलास को क्या करते हो, उल्टा करते हो, तो वो स्लोली, बहुत कम स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा होता है। दोनों फ्लूइड हैं। अब दोनों में फर्क हमें नजर आ रहा है। वो फर्क क्या है? वो विस्कोसिटी का फर्क है। अब जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है जबकि वाटर की विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी क्या हुआ? मैं यहां पर ये फिर बात रिपीट करते हैं कि हनी स्लोली गिर रहा है गिलास से जबकि पानी तेजी से गिर रहा है। हनी जब गिर रहा होता है तो हनी की अंदर डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं। हर लेयर दूसरी लेयर को आगे जाने से क्या कर रही है? रोक रही है, अपोज कर रही है। पहली लेयर दूसरी लेयर को आगे जाने से रोक रही है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, हर अगली लेयर दूसरी लेयर को क्या कर रही है? रोक रही है। तो मोशन से रोकने वाली जो चीज होती है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। मोशन से रोकने वाली जो चीज होती है उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब है कि हानि, अगर आप जब कभी किसी बर्तन से, जैसे पाइप, ग्लास, जो भी चीज है, इसको हम कोई बर्तन ट्रीट कर लेते हैं, पाइप ट्रीट कर लें, इसके अंदर क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, यानी कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये रही। तो ये पाइप की वॉल्स हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ, यूं, ये पाइप वॉल्स आ जाती है।
और जो वाटर है इसमें से फ्लो करेगा। वो पहली लेयर, जो मॉलिक्यूल्स पाइप की दीवार के साथ क्या है, ऐड है। ठीक है जी। पानी के, देखो पानी के तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। सॉरी, पानी के तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कोएसिव फोर्स है। होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब नॉन होमोजीनियस आ जाता है तो एडहेसिव फोर्स। यानी पानी के जो मॉलिक्यूल दीवार के साथ स्टक हैं, वो कौन सी फोर्स की वजह से? एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो जो मॉलिक्यूल यहां पर टच है, हाँ, ये मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि पाइप को हमने इस पोजीशन में रखा हुआ है कि पानी किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ये मॉलिक्यूल आगे जाना चाह रहा है, लेकिन दीवार, पाइप की वॉल और ये मॉलिक्यूल क्या है, अट्रैक्ट किए हुए हैं। वो फोर्स इस मॉलिक्यूल को आगे जाने से रोक रही है। यानी ये जो लेयर बनेगी, इस लेयर की स्पीड तकरीबन क्या हो जाती है, इसकी स्पीड को आप नियरली इक्वल टू 0 मान लें। समझ आइए। अब अगले जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो होंगे, जो जब हम पाइप के सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स आगे जा रहे हैं। हाँ, ये v1 वेलोसिटी होगी, तो दूसरी लेयर की जो होगी वो v2 वेलोसिटी होगी। अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल दोनों वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कोएसिव फोर्स कहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये मॉलिक्यूल आगे जा रहा है, लेकिन जो दीवार के साथ टच मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, यानी फ्रिक्शन ऑफर करेगा। समझ आ रही है बात? ये फ्रिक्शन ऑफर करेगा, ये आगे जाएगा। इसकी वेलोसिटी जो v2 है वो नॉट इक्वल टू 0। यहां पर दोनों वेलोसिटी का कंपेयर करो तो आपके पास v2 इज ग्रेटर देन v1 हो जाएगा। अब जो अगली लेयर, ये सेकंड लेयर आती है। इसका मतलब है कि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को आगे जाने से क्या कर रही है, अपोज कर रही है। फिर थर्ड लेयर का अगर कंपेयर करें पहली दो के साथ, हाँ, तो इसकी वेलोसिटी v3 होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v3। और v3 जो है, v3 v2 से भी ग्रेटर है और v1 से भी ग्रेटर है, यानी ये थोड़ा तेजी से जाएंगे। कुछ समझ आ रही है बात? अब लिसन, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। थर्ड लेयर मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वन, और सेकंड वन मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। इसका मतलब क्या हुआ कि इन डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन है। कौन सी मोशन है, रिलेटिव मोशन है। इस रिलेटिव मोशन में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन पाई जाती है। क्या हो रही है, फ्रिक्शन पाई जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, विस्कोसिटी का नाम देते हैं। हाँ, तो फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है जी, फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसको यूं लिख पाएंगे, दी frictional effect between different layers of fluid is known as viscosity। समझ आ रही है बात? अगर हम इसको यूं कहें कि अपोजिशन है, एक लेयर दूसरी लेयर को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, हाँ, तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। क्या, दी अपोजिशन offered by different layers of
फ्लूइड टू देयर फ्लो। बात क्या है कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड टू देयर फ्लो, कि डिफरेंट लेयर्स एक दूसरे के फ्लो को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, विस्कोसिटी कहेंगे। आई थिंक समझ आ रही है आपको, ठीक है जी। अब अगर हमें हमारे सामने, अब पहले हमने एक एग्जांपल हनी की और वाटर की रखी है, उन दोनों को हमने क्या किया, ग्लास से गिराया, हमें पता चल गया कि जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और वाटर की विस्कोसिटी कम है। हनी मोर विस्कस है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जबकि पानी उसकी निस्बत लेस विस्कस है बिकॉज इट हैज लेस विस्कोसिटी। ये तो हमारे सामने था, हनी भी हमारे सामने था और वाटर भी सामने था। अब ऐसा कोई टूल हो हमारे पास कि हम उस फ्लूइड को देख ना रहे हो, हाँ, तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए डायरेक्ट कि ये चीज जो है मोर विस्कस है, यानी इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है और इसकी विस्कोसिटी कम है। वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसे क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब क्या हुआ, अगली जो बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कैसे डिफाइन करेंगे? अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो यही पॉइंट हम यूज कर देते हैं। क्या कहेंगे, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ viscosity is termed as is termed as coefficient of viscosity, यानी coefficient of viscosity। तो जैसे देखें कि फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके लिए सिंबल जो यूज होता है, सिंबल जो सिंबल यूज होता है किसके लिए, सिंबल फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो स्मॉल n जो हम लिखते हैं उसकी तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो दूसरी लेग होगी उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और इसको कहते हैं ईटा। ईटा इसको प्रोनाउंस करेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कुछ वैल्यूज हम देखते हैं, जैसे ईटा एयर, हाँ, एयर के लिए जो है वो 1.8 इंटू 10⁻⁵। अभी आपने, मैं यूनिट लिख रहा हूं लेकिन यूनिट को बाद में डिस्कस करते हैं, पास्कल इंटू सेकंड आता है। फिर कोफिशिएंट ऑफ वाटर ये है 8.91 इंटू 10⁻⁴ पास्कल इंटू सेकंड। देखिए अब ये लिखने का मतलब ये था कि जो बात पहले मैंने आपको बताई कि जैसे हनी हमारे सामने था, वाटर हमारे सामने था, देख के उसको गिरा के हमने फैसला कर लिया कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अब फर्ज कर लो कि ये वैल्यूज हमें अगर पता है
ये यहाँ पर एयर और वाटर मेंशन नहीं है, हाँ, कोई 1 कह दो या 2 कह दो। इन वैल्यूज अगर हमें पता है तो इन वैल्यूज को देख के हम बता देंगे, दो फैसले करेंगे। अगर वैल्यूज हमें वाटर का कोफिशिएंट का पता है तो वैल्यू को देख के हम बता देंगे कि ये वाटर का विस्कोसिटी है, और ये किसकी है जी, एयर की है। चले, अगर हमें इन न्यूमेरिकल वैल्यू से ये फैसला नहीं कर सकते, याद नहीं है, तो कम से कम ये डिसाइड हम कर लेंगे कि ये जो फ्लूइड ये है जिसका कोफिशिएंट ये है वो मोर विस्कस है और ये वाला लेस विस्कस है। यानी इसकी विस्कोसिटी, फर्स्ट वन की विस्कोसिटी कम है और दूसरे की ज्यादा विस्कोसिटी है। ये हमें हेल्प देता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आगे हम ईटा के लिए एक इक्वेशन भी बनाएंगे और उस इक्वेशन से उसके यूनिट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।